कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए 10th का जो बायोलॉजी है परिवहन, उसका आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कर चुके हैं और इसका पूरी कंसेप्ट भी कर चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो जाकर के चैनल के प्ले लिस्ट में वैसे देख लेना, ताकि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में जाए। ठीक है, आगे हमारा क्या देखने वाले हैं? सब्जेक्टिव प्रश्न को। और इसमें इस चैप्टर में लगभग 12 से 13 प्रश्न होंगे सब्जेक्टिव, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लिखा गया है लसिका किसे कहते हैं। क्या है जो हमारा सब्जेक्टिव का पहला प्रश्न है, तो है लसिका किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें WBC एवं प्लेटलेट्स के कण पाए जाते हैं, परंतु RBC के कण नहीं पाए जाते हैं। क्या कर रहे हैं कि जो लसिका होता है एक रंगहीन द्रव होता है जिसमें WBC का कण पाए जाते हैं, बल्कि प्लेटलेट्स के कण भी पाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि RBC का जो कण होता है नहीं पाया जाता है। WBC सहित रक्त प्लाज्मा को उत्तक द्रव या लसिका या लिम्फ कहा जाता है। क्या कहता है? लिम्फ कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि प्रश्न संख्या 2 की तरफ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या आ रहा है, इनको देखते हैं। तो हम लोग पढ़े कि लसिका, अब 2 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि लसिका के 2 कार्य लिखिए। आखिर कारण हमारे शरीर में लसिका जो होती है, लसिका का कार्य क्या होता है, इस बात को हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और लिखने की प्रयास करते हैं। लिखा गया है कि लसिका के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है यह ऑक्सीजन, पचे हुए भोज्य पदार्थ, हार्मोन की ऊतकों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कहने का मतलब हुआ है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन होता है, पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं, हार्मोन होते हैं, इन सभी को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। 2 में क्या लिखा गया है? तो 2 में आइए पढ़ने की प्रयास करते हैं। 2 में लिखा गया है कि ऊतक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उत्सर्जित पदार्थों को ग्रहण कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। तथा ये क्या करता है कि तो दूसरे में क्या करता है कि जो लसिका होता है ना, हमारे शरीर की ऊतक से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन सभी को ग्रहण करके कहाँ पे पहुंचाता है? तो गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, आप चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 कर रहा है कि हाइपर टेंशन। क्या हाइपर टेंशन? देखिए इसमें 2 होता है। एक होता है हाइपर टेंशन, ये हो गया हाइपर टेंशन, और एक हमारा होता है हाइपोटेंशन। क्या होता है? हाइपर टेंशन। और एक हमारा होता है हाइपोटेंशन। क्या होता है? तो एक हमारा होता है हाइपोटेंशन। देखिए तो हाइपर टेंशन मतलब होता है अधिक रक्तचाप। क्या होता है? बढ़ा हुआ रक्तचाप। और हाइपर टेंशन होता है बढ़ा हुआ रक्तचाप, और जो हाइपोटेंशन का मतलब होता है घटा हुआ रक्तचाप। ठीक है, जो बढ़ा हुआ होता है उसे हाइपर टेंशन कहेंगे, जो घटा हुआ उसे हाइपोटेंशन कहेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है कि हाइपर टेंशन क्या है। तो लिखा गया है उत्तर में, ठीक, कि सामान्य से उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। कहने मतलब है कि जो हमारा रक्तचाप होता है, BP होता है, मन की नॉर्मल अवस्था से हाई अवस्था में जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसी रोग के कारण, मानसिक चिंता कारण, अधिक सोचने के कारण, उत्सुकता कारण, अधिक से अधिक खुशी होने के कारण हो सकते हैं। और पूछे कि हाइपरटेंशन होने के कारण क्या है, तो कोई रोग हो सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है, उत्सुकता हो सकती है। इन सभी कारणों से क्या होती है? हाइपरटेंशन होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, क्या होती है? हाइपरटेंशन होने की जो संभावना होती है बहुत अधिक होती है। आप लोग ये भी प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए आप लोग चलते हैं, चलो
चौथे नंबर प्रश्न है, जल्दी जल्दी करना होगा ताकि अधिक से अधिक प्रश्नों को कर पाए। लिखा है कि जीवों में खाद्य पदार्थों की परिभाषा थे। जीवों में खाद्य पदार्थों की परिवहन की परिभाषा थी। आखिरकार जीवों में जो खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने आने की जो क्रिया होती है, इनका परिभाषा हम लोग किस प्रकार से देंगे, आइए जानते हैं। तो इसका परिभाषा किस प्रकार देंगे, देखिए तो लिखेंगे कि समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना। करने का मतलब है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु पदार्थ आवश्यक पदार्थ है क्या, जिनको क्या करेंगे, उसके मूल स्रोत से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाएंगे तथा उन अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालकर उन स्थानों तक पहुंचाना जहां से इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाए उस जीवों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। उसे जीवों में क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थों का परिवहन करते हैं। करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन हो गया, तो क्या हुआ, मान लीजिए हमारे शरीर में क्या होगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो फिर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने के लिए ले जाया जाएगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर निकाला जाएगा। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं खाद्य पदार्थों का परिवहन। क्या बोलते हैं, तो खाद्य पदार्थों का परिवहन बोलते हैं। जीवों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कहते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 कह रहे हैं कि लाल रक्त, एक मिनट, ठीक है, क्या कहता है, लाल रक्त कोशिकाएं, एक मिनट, यहाँ पतला हो गया पतला, एक मिनट, ठीक है, क्या कर रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का वाहक हैं। कैसे, आखिर कारण जो आरबीसी होते हैं ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इसीलिए उसे क्यों परिवहन करते हैं, इस बात को हम लोग को जानने की प्रयास करेंगे। देखिए तो लिखा गया है कि लाल रक्त कोशिकाएं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को सृजन करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं कि जो लाल रक्त कोशिकाएं होता है उससे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। क्यों, देखिए होता क्या है कि जो हमारा लाल रक्त यानी कि जो हमारा आरबीसी होता है ना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के एक अणु की जो क्षमता होती है, 4 ऑक्सीजन की 4 अणु को एक साथ पकड़ने की, संयोजन करने की क्षमता होती है। इसलिए लाल रक्त कोशिकाएं क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ कि हम लोग क्या है, रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। देखिए आप लोग कभी देखे होंगे कि कभी हमारे पैरों में या हाथों में या शरीर के बॉडी में कोई भी क्या होता है, अगर कट लग जाता है तो उस कट के दौरान क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, और वह ब्लीडिंग थोड़ी समय में क्या होता है, क्लॉटिंग होता है, यानी कि रक्त क्या होता है, जम जाता है। तो वह किसके वजह से जमता है, तो वह हमारा होता है पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स की वजह से रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना किसकी वजह से होता है, तो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ठीक, आगे हम लिखेंगे ये बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइटस भी कहलाते हैं, यानी कि जो रक्त पट्टिकाणु होते हैं या बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइटस भी कहलाते हैं, तथा ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करते हैं, क्या करते हैं, थक्का बनाने में सहायता करते हैं। ठीक, अब आ गया प्रश्न संख्या 7 हमारा, कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर लेके आ गया, वाष्पोत्सर्जन तथा स्थानांतरण में अंतर लेके। तो एक तरफ क्या करेंगे, हम लोग उत्तर लिख लेंगे, पहले उत्तर लिखेंगे इस तरह से, फिर लिख लेंगे एक तरफ वाष्पोत्सर्जन, दूसरी तरफ लिखेंगे स्थानांतरण। क्या लिखेंगे, एक तरफ वाष्पोत्सर्जन, एक तरफ स्थानांतरण, और इस प्रकार से बीच में एक पाई पार लेंगे। आप क्या करेंगे, इस प्रकार लिखेंगे वाष्पोत्सर्जन की बातें और इस पर लिखेंगे स्थानांतरण की बातें। देखिए इस पर एक में क्या लिखेंगे कि पौधे के बाह्य भागों से जल का रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या आता है कि पौधे के बाह्य भागों से जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये तो हो गया। अब देखेंगे हम क्या, तो आप देखेंगे स्थानांतरण। तो स्थानांतरण में क्या लिखेंगे कि पौधे में जल एवं खनिज लवणों तथा खाद्य
खाद्य पदार्थों का क्या, तो खाद्य पदार्थों का एक निश्चित ऊंचाई से चालन स्थानांतरण कहलाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें खाद्य पदार्थों को एक निश्चित ऊंचाई तक, मतलब पूरे बॉडी में जो पहुंचाने की जो क्रिया होती है उन्हें स्थानांतरण कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे दो में क्या लिखा गया, आइए उनको देखने की प्रयास करते हैं। ठीक है, दो में लिखा गया है कि यह शारीरिक क्रिया है जिसमें पौधे एक निश्चित मात्रा में जल का निष्कासन करते हैं। यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है एक शारीरिक क्रिया होता है जिसमें जल का निष्कासन पौधे अपने नियम को अनुसार करते हैं। दो में यह एक फ्लोएम द्वारा होता है, जो स्थानांतरण होता है या फ्लोएम के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित होता है, तो फ्लोएम के द्वारा संचालित होता है। अब आ गए हम लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ। लगभग हम लोग 3 से 4 प्रश्नों को और देखेंगे, बाकी हमारा वीडियो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हमारा पूरी तरह से क्लास को समाप्त कर दीजिए। रक्त को 2 कार्य लिखे थे, रक्त के 2 कार्य लिखे। एक उत्तर में लिखेंगे रक्त के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। एक में यह भोज्य पदार्थ या ऑक्सीजन का परिवहन निम्न भागों में करता है। यानी यह रक्त जो होता है भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त जो होता है रक्त का परिवहन पूरे शरीर में करता है। 2 में क्या लिखेंगे, शरीर का तापक्रम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। शरीर के जो टेम्परेचर होता है, जो गर्मी होता है कितना रहेगा उनको रखने का क्या करता है, प्रयास करता है, सहायता करता है। अब आएगा कि हमारा ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो हम लोग पढ़े थे कि जो फेफड़ा में जब ऑक्सीजन में उपस्थित जो फेफड़ा में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। क्या लिखा गया है कि फेफड़े के वायु कोश में उपस्थित रक्त कोशिकाओं का हीमोग्लोबिन के फेफड़े में कुछ ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, तो संयोग कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य के फेफड़ा में कुछ ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, उन रक्त उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन के साथ आए CO2 को ग्रहण करके क्या बनाता है, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। आगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। देखिए जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ऑप्शन सर लिखेंगे उत्तर में, जाइलम एवं फ्लोएम के बीच निम्न अंतर है। पहला, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। यानी कि जो जाइलम होती है जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। अच्छा, जो फ्लोएम होता है इसकी कोशिकाएं क्या होती है, तो इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है, तो फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जल एवं घुलित खनिज लवणों का परिवहन करता है। जल तथा घुलित खनिज लवणों का परिवहन करता है तथा ये भोज्य एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। भोज्य तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। आगे आगे यह परिवहन एक दिशीय होता है, कहता है। यानी कि जो वाष्पशोधन की क्रिया होते हैं एक दिशीय होते हैं तथा जो हमारा स्थानांतरण होता है या परिवहन द्विदिशीय होता है। कितने दिशीय होता है, तो द्विदिशीय होता है। ठीक, अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कर रहा है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कौन होता है। क्या होता है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण, भोजन का परिवहन कौन करता है। तो लिखा गया है पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम एवं संवाहक द्वारा होता है जिसमें चर्नी नलिकाएं पाई जाती हैं। कहने मतलब हुआ कि जो हमारा पादप होते हैं, पादप में भोजन का स्थानांतरण जो होता है भोजन का स्थानांतरण एक संवहन ऊतक फ्लोएम एवं जाइलम तरह फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, जो पौधे में पाई जाती हैं। तो पौधे के कुछ क्या आते हैं, एक मिनट पाई जाती है जो पौधे के एक भाग से दूसरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। जब पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में जो भोजन का निर्माण होता है वह इधर उधर पहुंचाने का कार्य करता है। अब हम लिखें रक्त एवं लसिका में अंतर। किसमें, रक्त एवं लसिका में अंतर। कि रक्त क्या होता है फिर लसिका क्या होती है। देखिए रक्त में सबसे पहले देखेंगे, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यदि पूछे कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं का पटिकाणु है तथा रक्त इसके मुख्य रक्त के मुख्य घटक प्लाज्मा होता है। लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं आदि होती हैं। ठीक, अब देखेंगे दो में क्या लिखा गया है। दो में लिखा गया लसिका। क्या लिखा गया, लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें एक प्लेटलेटस से कण पाए जाते हैं परंतु आरबीसी कण नहीं पाए जाते हैं। क्या होते हैं, लसिका एक रंगहीन द्रव होता है जिसमें प्लेटलेटस से कण पाए जाते हैं। सॉरी इसमें क्या होता है कि प्लेटलेटस से कण पाए जाएंगे,
आरबीसी के कण पाए जाए सॉरी प्लेटलेट्स के कण पाए जाएंगे, डब्ल्यूबीसी के कण पाए जाएंगे, परंतु आरबीसी के कण नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और जो हमारा अंतिम प्रश्न है आइए उनको देख लेते हैं। ये है कि धमनी और शिरा में अंतर बताइए। तो धमनी और शिरा में हम लोग अंतर बताते हैं। तो एक तरफ लिख लेंगे धमनी, एक तरफ लिख लेंगे शिरा। ठीक है, धमनी में क्या लिखेंगे कि अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। कहते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त का बहाव होता है, जबकि जो हमारा शिरा होता है इसमें अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का बहाव होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त का बहाव होता है। आगे हमारा तुम्हें कि इसकी दीवारें मोटी, लचीली एवं कपाटहीन होती है। क्या होती हैं? जो हमारा धमनी होता है ना, इसकी दीवारें मोटी भी होती है, लचीली भी होती है तथा कपाटहीन होती हैं, तथा जो हमारा स्थानांतरण होता है या रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक पहुंचाने का सॉरी इसकी दीवारें लचीली एवं कपाट युक्त होती है। किसकी होती हैं? इसकी जो दीवारें होती है लचीली एवं कपाट युक्त होती हैं। 2 में 3 में क्या लिखेंगे? या रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाता है। जो हमारा धमनी होता है ना, रक्त को हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाता है। साथ ही जो हमारा धमनी शिरा होता है या रक्त को पूरे शरीर से हृदय में पहुंचाता है, मतलब एक दूसरे का विपरीत होते हैं। और आगे चलते हैं। आगे हमारा लिखा गया है कि फुसफुस धमनी एक अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त का भाव होता है। फुसफुस धमनी एक अपवाद है जिसमें अशुद्ध रक्त का भाव होता है, तथा फुसफुस शिरा एक अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त का बहाव होता है। क्या होता है? फुसफुस शिरा भी एक अपवाद है जिसमें शुद्ध रक्त का स्राव होता है। बाकी आज के लिए इतने रहते हैं। यहीं पर हमारा क्या होता है, यह हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यह भी समाप्त हो गया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।